कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एक नए वीडियो में। जो कि आज हमारा वीडियो टॉपिक होंगे जिसके मशीन डिज़ाइनिंग पर बेस्ड। इसमें हम लोग पहले शुरुआत के 4 चैप्टरों पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें पहला मेरा है इंट्रोडक्शन, दूसरा है डिज़ाइन ऑफ फेलियर, तीसरा मेरा डिज़ाइन ऑफ सॉर्ट और फोर्थ है डिज़ाइन ऑफ कीज। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसकी जितनी भी थ्योरी पार्ट है उससे मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम बीटीयूपी के 5th सेमेस्टर में थ्योरी का कोई भी पोर्शन इससे आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, लास्ट तक बने रहिए। मैं गारंटी से ज़्यादा भी कोई चीज़ होती मैं वो ले लेता कि मेरे जो थ्योरी के क्वेश्चन होंगे वो पक्का इसी पीडीएफ से आएंगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, अब बिना बातें किए हुए मैं आपको पहले चैप्टर को पढ़ाता हूँ, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है? डिज़ाइन। किसी भी वस्तु की डिज़ाइन करने के लिए जो योजनाओं का निर्माण किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिज़ाइन कहते हैं। ठीक है, डिज़ाइन कितने टाइप्स की होती हैं? डिज़ाइन 3 टाइप की होती है। नंबर 1 अनुकूली डिज़ाइन, दूसरी होती है विकास डिज़ाइन और तीसरी होती है नवीन डिज़ाइन। सबसे पहले देखिए अनुकूली डिज़ाइन कौन सी होती है। वे डिज़ाइन होती है जो पहले कोई चीज़ बनी हो उसी की डिज़ाइन पे बेस्ड कोई डिज़ाइन बनाई गई हो, बिल्कुल डिक्टो वैसी ही हो, तो उससे क्या बोलते हैं? अनुकूली डिज़ाइन बोलते हैं। इसके बाद आती है मेरी विकास डिज़ाइन। विकास डिज़ाइन दोस्तों वह डिज़ाइन होती है जिसमें हम उसी डिज़ाइन में थोड़ा बहुत भी संशोधन कर दें। ये देखिए लिखा भी है, मैंने इसमें ऐसे कीवर्ड्स लिखे हैं कि इस पीडीएफ पढ़ते ही आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा कि हाँ क्या बातें मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद में आइए नवीन डिज़ाइन। नवीन डिज़ाइन क्या होती है? जिसमें हम लोग बिल्कुल नई डिज़ाइनें बनाते हैं। जैसे हम लोग आज के युग में देखिए कैड हो गई, ईडी हो गई, सिस्टम डिज़ाइन हो गई, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो गई, ये सारी कौन सी हैं? मेरी नवीन डिज़ाइनें हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी चीज़ की डिज़ाइन बनाने की हमें आवश्यकता ही क्यों पड़ी? देखिए अब वहाँ एग्ज़ाम में आपको अगर आ गया कि डिज़ाइन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो जाहिर सी बात है 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 5 नंबर में हम लोगों को काफ़ी एक पन्ना तो भरना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए कौन कौन से पॉइंट्स में किन पे आप लिखेंगे, उन्हीं पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे लोकेट किया है। जिसमें देखिए पहला पॉइंट क्या है? समस्याओं का उत्पन्न होना। जब किसी ने एक आदमी ने कोई चीज़ बनाई उसके दोबारा बनाना है तो अब हमें याद नहीं हमने कैसे बनाया, तो जितनी भी समस्याएं जो उत्पन्न हो रही थी उनका निराकरण हो जाता था। शुद्धता प्राप्त ना होना, पहले जो बनती थी उन अब दूसरी कोई चीज़ बनी, पहले जो बन गया, माना अच्छा बना खराब बना कुछ भी बना, फिर लेकिन जब दोबारा बनाना है तो पता नहीं वो थोड़ा टेढ़ा हो गया या डायमेंशन मैच नहीं की, तो ये सब शुद्धता नहीं मिल पाती थी, तभी हम लोगों ने डिज़ाइन बनाई थी। थर्ड हेडिंग हम लोग क्या बनाएंगे? समस्याओं का समाधान। जितनी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती थी ये डिजाइन से थोड़ी बहुत ही मेरी समस्याएं कम हो जाती थी। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगी तार्किक वाक्यांशों में। अब जैसे किसी को हमें कोई चीज़, जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा है उसके बारे में हमें इंट्रोड्यूस कराना है, तो हम लोग क्या बताएंगे? जैसे अभी देख लीजिए हम लोग पेपर में है, हम लोगों के पास तो कोई असली में डिज़ाइन होती नहीं है, लेकिन हम लोग केवल बताते हैं मौखिक रूप से, वही लिख देते हैं उसमें। लेकिन असली में अगर डिज़ाइन कोई रखी है, कोई की डिज़ाइन बनी हुई रखी है हमारे पास कैड ऐड में, किसी ऑब्जेक्ट की डिज़ाइन बनी रखी, तो हम लोग ईजिली उसको बता सकते हैं कि हाँ इसमें ये डायमेंशन इतनी रहेगी, ये इतनी नहीं होगी, ये इतनी रही होगी। तो इससे हमारा क्या होगा? एक्यूरेसी एक जनरेट होगी। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है? सारी वस्तुओं का उपयोग। डिज़ाइन के माध्यम से ही हम सारी वस्तुओं का उपयोग भी कर सकते हैं। तो अगर डिज़ाइन की आवश्यकता आ जाए तो ये 5 पॉइंट बना के आप इनके अंदर थोड़ा बहुत लिख देंगे, तो जिससे आपको अच्छे खासे अंक मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है डिज़ाइन व अनडिज़ाइन कार्यों में अंतर। जैसे कोई कार्य डिज़ाइन से किया गया, कोई कार्य बिना डिज़ाइन के किया गया, तो उन कार्यों में क्या डिफरेंस होता है? ये दोस्तों ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसके सबसे पहले इसमें कौन 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 से पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है संतुष्टि। अब आपने डिज़ाइन से कोई बनाया है तो आपको जाहिर सी बात है आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मेरे कहने की एक्यूरेसी अच्छी रही होगी, मतलब कि मेरा अच्छा बना होगा। लेकिन जो बिना उसके अनडिजाइन, कोई डिज़ाइन उनसे पता ही नहीं थी लेकिन उसने बना दिया है, बोल्ट कसना था। अब देखा कि हम लोगों ने नट डिज़ाइन करके बनाया तो हम लोग जानते हैं कितनी डायमेंशन बनाना, उसने बिना डिज़ाइन के बना दिया, बन तो गया नट। इसमें कोई बुराई नहीं है, नट नहीं बना, नट बना, लेकिन अब कार में संतुष्टि नहीं, वहाँ लगाना में 4 mm का था, वहाँ बन गया वो 5 mm का, तो कोई यूज हुआ नहीं हुआ। तो ये डिफरेंस है शुद्धता मापदंड में। ये यही बात है कि उसमें मेजरमेंट का काफ़ी इफेक्ट हो सकता है। बनाना 4 था तो 4.2 का बन जाए, तब भी तो पेंच ढीला रह जाएगा, कोई फ़ायदा रहा नहीं रहा। ठीक है, इसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या है? रचना करने में सरलता। अगर डिज़ाइन करके कोई प्रोग्राम रख दिया है किसी ने, तो उसके कोई नया ऑब्जेक्ट जनरेट करना है तो जनरेट करने में हमें सारी ऑब्जेक्ट के केवल इंस्ट्रक्शन देखने हैं, बाकी जनरेट हो जाएगा। अगर कोई उसकी डिज़ाइन ही नहीं रखी है तो जाहिर सी बात है भैया नट बोल्ट बना लो, अब उससे तो कोई डायमेंशन पता नहीं है, ना रेशियो पता, ना कुछ पता, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कितनी सारी डिफ़ॉल्ट होंगी। ठीक, इसके बाद में फोर्थ पॉइंट है श्रम शक्ति परीक्षण। श्रम शक्ति, अब कोई आदमी कैसा भी काम करता है इस पर भी डिपेंड करता है कि मेरा डिज़ाइन और अनडिज़ाइन कैसे निर्भर रहेंगे। ठीक,
और उसके अंदर अगर कोई वर्क तुमने एक सीरीज में किया है तो तुम उसको रिपीट करके तुम उसको दोबारा रीचेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई ऐसे ही वीडियो बना, ऐसे ही किसी चीज़ को प्ले कर दिया है, कोई चीज़ बना ली है, अब उसको अगर रीचेक करना है तो आप जाहिर सी बात है नहीं कर पाएंगे। अब आप कोई भी मैथ का ही सम ले लीजिए, अगर आपको पता है कि किस किस स्टेप से फॉलो करके हम आए तो रीचेक करके हम लोग गलती नोटिस कर सकते हैं। लेकिन आपको सीधे क्वेश्चन दिया गया हो, उसका सीधे कुछ भी किया गया हो, आंसर रख दिया गया हो, तो आप डिफ़ॉल्ट नहीं बता सकते हैं। तो इससे हमारा ये हुआ कि हम लोग दोहराने में, मतलब कि रिपीट करने के लिए भी डिज़ाइन वाले कार्य अच्छे रहते हैं। इसके बाद में बार बार बनाने में सहज। अब कोई भी चीज़ है बार बार बनानी है, अब अगर एक बार डिज़ाइन बन गई तो जाहिर सी बात है इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके अच्छे से डिज़ाइन बन जाएंगी। अगर एक बार कोई प्रोसेस है ही नहीं, आटा गूँथा गया, हर बार अलग अलग तरीके से गूँथा जाए तो हर बार नई नई चीज़ें बनेंगी। ठीक है, इसके बाद आ जाइए डिज़ाइन प्रोसेस क्या होते हैं। कोई भी डिज़ाइन करने के लिए कितने सारे प्रोसेस होते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आवश्यकता की पहचान, कि मैं बनाना क्या है, सबसे पहले यही। फिर उसके बाद में उसमें बनाने में आने वाली समस्याएं, फिर उन समस्याओं का निराकरण या समाधान, फिर वो किस पदार्थ का बनना चाहिए तो उसके लिए पदार्थों का चयन, फिर उसमें कौन कौन से प्रोसेस किए जाएँ, पहले कटिंग किया जाए, पहले डिज़ाइन बनाई जाए, या कौन कौन सी प्रोसेस अपनाए जाएँ। ठीक, उसके बाद में उसका मूल्यांकन, कि फिर उसकी गणना की जाए किसको कहाँ तक चलानी है। कोई भी मशीन जैसे हम लोगों को फिनिशिंग करनी है तो कितनी से कितनी तक करनी है। ठीक, उसका अभिलेखन, फिर उसकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाना कि उसमें इतनी इतनी डायमेंशन है, क्योंकि हम लोगों को किसी को कुछ दिखाना है तो जाहिर सी बात है वो ऑब्जेक्ट अगर इमेजिनरी है तो उसको दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्री बनानी पड़ेगी। कागज़ में तो प्रोफाइल ड्रॉ करनी पड़ेगी, तभी तो मैं उसे किसी को समझा सकते हैं। ठीक, इसके बाद में लास्ट है प्रदर्शन। ये है कि आप उससे एडवांटेज डिसएडवांटेज पता कर सकते हैं, किसी पर्सन को दिखा के तो आप बताएगा इसके ये एडवांटेज हैं, ये डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वालिटी ऑफ अ गुड डिज़ाइनर। एक अच्छा डिज़ाइनर जो होता है उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए टेक्निकल एक्सपीरियंस, उसके पास अच्छा सा टेक्निकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्यूरेसी, जो वो कार कर रहा हो उसकी शुद्धता अच्छी होनी चाहिए। कार करने में ये नहीं कि बनाना 4 का था तो भूल बस बना दे 6 mm का, तो उसकी एक्यूरेसी अच्छी होनी, उसकी ड्राइंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि ड्रॉ कर रहा है फिगर 4 का बनाना, तो फिगर ही 4.2 का बना रहा है। तो इसके बाद में डिसीजन मेकिंग, हाँ डिसीजन मेकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अब उसको डिसीजन लेना था कि अब पहले मैं मिलिंग करूं, लेकिन उसने क्या, पहले उसने प्रोसेस था कटिंग का, लेकिन उससे लगा कि मिलिंग यहाँ हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो वो डिसीजन ले लिया उसने तुरंत ना। तो ये डिसीजन मेकिंग अच्छा होना चाहिए, हार्ड वर्किंग एंड टेकिंग डिसीजन, और हार्ड वर्कर होना चाहिए। ये नहीं कि आधा काम किया फिर सो रहे हैं या थक गए, या फिर कोई कार्य प्रोसेस है मिलिंग के बाद जस्ट जो उसको कूलिंग करने का, लेकिन नहीं मिलिंग कर ली उसके बाद में बैठे हैं, या फिर कोई रेस्ट कर लिया, तो इसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, उसमें कोई ना कोई खराबी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में देखिए हर चीज़ को करने के लिए उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक देखा जाता है कि उसमें कितनी सारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपके पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है अधिकतम भार बटे कार्यकारी भार। ठीक है, इसको एफ से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू हमेशा 4 से 5 के बीच में आती है। देखिए फैक्टर सेफ्टी जो होता है वो उत्पन्न किन कारणों से होता है। जो किसी भी ऑब्जेक्ट में आप ये मशीन डिजाइनिंग कर रहे होंगे तो उसमें जो भी स्ट्रेस उत्पन्न होगा उसके कारण से फैक्टर जो होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वो इफेक्ट करता है, मतलब प्रभावित होता है। और जब कोई पार्ट्स टूट जाता है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो होता है, क्या कहा जाता है उसको, क्या कहते हैं, अफेक्ट होता है। ठीक है, अनुमापन का ज्ञान ना होने पे अगर जितनी सारी मेजरमेंट दी गई हैं वो सारी अगर मैं सही सही नहीं पता है तो जाहिर सी बात है आप कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आगे पीछे स्लाइड कर देंगे, जिस कारण से भी हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी बदलता है। ठीक है, कार्यकारी खंडों का विचलन, आपने 2 ऑब्जेक्ट लगाए उसके अंदर वो थोड़े बहुत हिल डुल गए जिसके कारण से भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी इफेक्ट करता है। ठीक, इसके बाद आइए मेरी प्रतिबल संकेंद्रण क्या होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि इसको कम करने के प्रोसेस भी बताइए प्रतिबल संकेंद्रण की। देखिए सबसे पहले देखिए प्रतिबल संकेंद्रण होता क्या है। किसी मशीनी अवयव, कोई भी मशीन का अवयव है, मतलब या फिर कोई भी मशीन का वर्किंग पीस है जिसमें उसके जो स्ट्रेस की जो वो रेखाएं होती हैं, बल रेखाएं, वो अब जैसे मान लीजिए कोई टी आकार का, देखिए इसमें मैंने फिगर सेट बनाया, हाँ ये जैसे देखिए टी शेप का है। इसमें देखिए यहाँ पे मैं आपको पेन से दिखाता हूँ, यहाँ पे कॉर्नर पे कोई भी जब यहाँ से कोई दूसरा चीज़ यहाँ पे ऐसे आके टच होगी तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पे कैसा फोर्स डालेगी, क्योंकि इसको यहाँ पे कोण मिलेगा तो यहाँ से ये फोर्स ज़्यादा डाल सकती है। या फिर कोई चीज़ फंस के चल रही है तो जिस कारण से मशीन के अंदर के मटेरियल में जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है, इन्हीं की जो मेजरमेंट करना होता है, यही प्रतिबल संकेंद्रण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे ये एल शेप ना होके
एल शेप डायरेक्ट 90 डिग्री पे ना होके कर्व्ड के आकार का होता तो फोर्स इतना कम अप्लाई होता ना। तो यही होता है इसको कम करने की प्रोसेस में, ठीक है। देखिए अब पहले के टी बराबर होता क्या, वास्तव में सहन किया गया अधिकतम प्रतिबल बट एक गणना द्वारा नामित प्रतिबल। अब देखिए इसमें यहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा जनरेट हो रहा था, इसको हमने क्या, यहाँ पे जब हम लोग कर्व्ड का आकार देते थे इसको हम लोग बोलते हैं फिलेट, तो हम लोग यहाँ पे फिलेट बना के प्रतिबल को कम कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हाँ, ये पहले देख लेते हैं ये किन किन कारणों से उत्पन्न होता है। आपका अगर मेटल जो है, जो भी आपने मेटल यूज़ किया, अगर वो उसका सारा पदार्थ जो है एक समान नहीं है, कहीं एल्युमिनियम के भी पूरा आपने अलॉय ले लिया तो जाहिर सी बात है हर जगह अलग ना अलग मेटल आएगा, जिस कारण से स्ट्रेस में बहुत ही ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब कि ट्रांसपोर्ट अब में जितना भी वो होगा तुम्हारा क्या कहा जाता है स्ट्रेस बदलेगा, जिस कारण से भी हमारा ये प्रतिबल संकेंद्र हाई हो जाएगा। भार का आरोपण, आपने को लोड, वो जो भी मेरा ऑब्जेक्ट था वो लोड सह कर सकता था कम, आपने ज़्यादा लोड दे दिया जिस कारण से स्ट्रेस उत्पन्न होगा, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन में अनियमित परिवर्तन, आपने जैसे ऑब्जेक्ट को मूव जिधर को करना था लेकिन वो मूव उधर ना होकर दूसरी साइड में हो रहा है, जिस कारण से भी स्ट्रेस उत्पन्न हो सकता है। और जब वो मूवमेंट हो रही है तो उनकी सरफेस के टच होने की वजह से उसमें एक घिसाव में उत्पन्न होता है, तो उससे स्क्रैच हो जाते हैं जिस कारण से बॉडी में डिफॉल्ट उत्पन्न हो जाती हैं, जिस कारण से भी प्रतिबल संकेंद्र होता है। अब देखिए इनको हम लोग कम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए उसमें हम लोग ऊपर जब कर्व्ड के आकार का फेस बना लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फिलेट। और जब हम लोग इसमें, अब यहाँ फिगर में देखिए मैंने छोटा सा ड्रॉ किया है, इसमें जब यहाँ पे ऐसे कर्व आकार का सर्कल बना लेते हैं बीच में तो उसको बोलते हैं नोच। और जब यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे ये जो एल सा 90 डिग्री वाला, वहाँ पे हम लोग ऐसे करके बनाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं अंडर कट, मतलब कि इसको अंदर की ओर एक कट मार देते हैं जिस कारण से हमारा प्रतिबल संकेंद्र कम किया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है अब देखिए हम लोग इसको इजिली वे में समझ, प्रतिबल संकेंद्र होता क्या है। किसी भी मेटल में या कार्यकारी वर्क पीस में जब हम लोग डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसी को मापना ही प्रतिबल संकेंद्र कहलाता है। इसको हम लोग प्रतिबल बल रेखाओं के द्वारा से मापते हैं, ठीक है। हम लोग कोई भी मशीन डिजाइनिंग करते हैं तो किसी पदार्थ के चयन कैसे करते हैं, मतलब कि उसको हम लोग कैसे ये चॉइस करते हैं कि हाँ इस मेटल का हम लोग ये बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पदार्थ की उपलब्धता, कि वो पदार्थ उपलब्ध है भी नहीं। अब हमें बनाना था जग, तो हमने कहा सोने का जग बनाएंगे। सोना आपने देखा है कितना कीमती है, तो उसकी वांछित मात्रा, अब वांछित मात्रा मतलब कि उसकी उतनी मात्रा आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। आपको मेटल बनाना था, मेटल का कोई जग बनाना था, उसके लिए आपको आधा किलो लोहा चाहिए लेकिन आपके पास लोहा है 10 ही ग्राम, तो उससे जग थोड़ी ना बन पाएगा। तो आपको एक्यूरेट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी जरूरी होगी, ठीक है। इसके बाद में लागत, कि उसमें बनाने में लागत कितनी लग रही है। आपको जग बनाने में लागत लग गई 10 लाख की, तो जाहिर सी बात है वो जग थोड़ी ना रहा ठीक है। तो इसमें हम लोगों को ये भी चेक रखना है कि लागत उसकी हाई फाई ना हो जाए या कम ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। उपभोक्ता की पसंद, अब आपने बनाया उसमें जो आपका कस्टमर लेने आ रहा है उसको पसंद भी तो होना चाहिए। आपने जग बनाना था, आपने जग के शेप का जग ना बना के उसको बाल्टी के शेप में बना दिया तो कोई वो कहेगा जग है, या फिर उसके आप बाल्टी बोलिए, ठीक है। तो उपभोक्ता की पसंद, समय पर अंक की उपलब्धता, कि आप जब ज़रूरत हो जिस चीज़ की वो चीज़ उपलब्ध हो, ठीक है। निर्माण के उपरांत डिसएडवांटेज कम, कोई भी चीज़ बने तो उसके डिसएडवांटेज कम हो। सबसे बड़ी बात तो यही है। आप जैसे ही है, आपने मोटरसाइकिल ले तो ली, तो उसके एडवांटेज भी ये हैं कि हम लोग कहीं यहाँ से वहाँ जाना है तो हम लोग ईजिली जा सकते हैं, लेकिन उसके डिसएडवांटेज भी हैं लेकिन वो कम है थोड़े। लोगों के लिए पर्सनल लाइफ से रिलेटिव देखा जाए तो डिसएडवांटेज कम है, इस वजह से वो लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो आपको पदार्थ का चयन तो पता चल गया होगा। इसके बाद में देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लोड, ये लोड देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लोड देखिए सबसे पहले होता है चल भार अचल भार। चल भार वो होता है जो चलते हुए भी लगता है, अचल भार वो होता है जो लोड कहीं इधर उधर कैरी नहीं कर रहा है एक ही जगह पे, ठीक। अकॉर्डिंग टू एक्सिस, एक्सिस में लगने वाले बल के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है सेंट्रल, जब सेंट्रल पे किसी के फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रल। इसेंट्रिक क्या होता है, जब उसके सेंटर से थोड़ा हट के लगता है। परपेंडिकुलर क्या होता है, जब उसी एक्सिस से 90 डिग्री पे लगता है, ठीक है। बेस ऑफ इफेक्ट, उस पर कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं। सबसे पहला देखिए टेंसाइल, उसमें खिंचाव, ऐसे फोर्स लग रहे हैं। देखिए मैंने इसमें फिगर आउट में किया, इसमें फिगर में बनाया। जब स्ट्रेस, जब इसको खींच रहे हैं, स्ट्रेस कंप्रेस जब इसको दबा रहे हैं, और टॉर्शन क्या है, एक इधर से मोड़ रहा हो और दूसरा इधर को, तो जिस कारण से उत्पन्न फोर्स, ठीक है। इसके बाद में देखिए बेस ऑफ टाइम, कि कोई भी लोड लग रहा है तो कितने समय के लिए लग रहा है। सडन अचानक लग जाना। इम्पैक्ट, सडन सडन का मतलब अचानक। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब ज़्यादा भागना में लग जाए। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे लग रहा हो, लग कर 10 न्यूटन लगा, फिर 12, फिर 15, ऐसे करके लग रहा हो, ठीक है।
बेस ऑफ लोड, कैसा लोड लग रहा है, पॉइंट लोड, कहीं एक ही सीरीज में लोड लग रहा है। फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट, वो तो आपने देखा होगा मॉस में पढ़ा होगा चैन वाला कि पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फिर नॉन डिस्ट्रीफॉर्मेब्यूट कि जब जिसमें बराबर मात्रा में ना बटके, कोई शाफ्ट है उसमें 10 न्यूटन, 12 न्यूटन, 15 न्यूटन, 16 न्यूटन ऐसे करके फोर्स बढ़ता हुआ जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, बेस ऑफ लोड पे अन नॉन यूनिफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, इसके बाद आइए, इसके बाद मेरा सेकंड चैप्टर है डिज़ाइन ऑफ फेलियर। डिज़ाइन ऑफ फेलियर में हमारे केवल 5 कॉन्सेप्ट हैं। और मैं देखिए आपको 5 कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। ये पांचों कॉन्सेप्ट जितने भी हैं इनमें एक चीज़ कॉमन है। वो कॉमन चीज़ आपको देखिए कैसे बताता हूँ मैं, ये देखिए लास्ट में लिखा, इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी मशीनी अवयव द्विअक्षीय प्रतिबलों के अंतर्गत विफल तब होगा जब, देखिए अब सबके सारी जितनी भी प्रूविंगें हैं इसमें आपकी 5 प्रूविंगें हैं। देखिए सबसे पहले कौन सी है, अधिकतम मुख्य प्रतिबल रैंकिंग का सिद्धांत है। दूसरी गेस्ट का सिद्धांत है। तीसरी सेंट विनेट का सिद्धांत है। इसके बाद चौथी हैंकी का सिद्धांत है। पांचवा हैंक का सिद्धांत है। और मैंने आपको ये पांचों जितने भी 5 हैं इन सबको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है और इनका एक एक फार्मूला भी लिखा है, तो आपको ये सारे पढ़ने हैं। इसके बाद में इनके फार्मूले जरूर लिख के आने हैं। ये एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर कैरी करेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखते हैं अधिकतम मुख्य प्रतिबल रैंकिंग का सिद्धांत। जब किसी मशीनी अवयव पर उत्पन्न अधिकतम मुख्य तनाव प्रतिबल का मान पदार्थ के सरल तनाव परीक्षण में उसकी प्रत्यास्थता सीमा प्रतिबल से अधिक हो जाती है। तो आपको ये जैसी भी मैंने डिफिनीशन लिखी है अगर आपको याद करना है तो आपको ये पांचों ऐसे ही डिक्टो आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि इससे शॉर्ट में मैं आपको नहीं बता सकता था। ठीक है, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अधिकतम तनाव प्रतिबल। इसके बाद में देखिए अधिकतम कर्तन प्रतिबल। हाँ मैं इसको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। गेस्ट का सिद्धांत जो है इसमें था जब सरल तनाव परीक्षण किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट का तो उसकी प्रत्यास्थता सीमा थी वो अधिकतम कर्तन प्रतिबल के बराबर होती है गेस्ट वाले में। इसके बाद में आइए विकृत सिद्धांत में, इसमें जो है तनाव परीक्षण किया गया है तो उसके पराभव बिंदु पर विकृत के बराबर होती है। ठीक है, इसके बाद में देखिए हैंकी का सिद्धांत क्या था। हैंकी का सिद्धांत ऐसा था कि जो विरूपण विकृत ऊर्जा है उसके बराबर होती थी हमारी, जब हम लोग तनाव परीक्षण करते तो उसके बराबर होता है विरूपण विकृत ऊर्जा के। इस कारण से इसलिए हमको कहते हैं अधिकतम विरूपण ऊर्जा। ठीक है, अधिकतम विकृत ऊर्जा क्या है, जब किसी आयतन एकांक आयतन में विकृत ऊर्जा का मान तनाव परीक्षण के सम में, देखिए तनाव परीक्षण ही किया गया है, इसमें पराभव बिंदु के एकांक आयतन में जो ऊर्जा संचित होती है उसी को बोलते हैं अधिकतम विकृत ऊर्जा। तो ये वाले चैप्टर में ज़्यादा कुछ बताने का नहीं था ये, लेकिन 5 कॉन्सेप्ट हैं जो आपको लर्न करने हैं। एक क्वेश्चन आपका कैरी करेगा 5 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद देखिए डिज़ाइन ऑफ सॉफ्ट क्या होते हैं। डिज़ाइन सॉफ्ट, घूमने सॉफ्ट होती क्या है, कोई घूमने वाली आपने छड़ देखी होगी, मशीन या फिर आपने कई चक्के की देखी होगी, एक घूमा करता है सॉफ्ट जैसा लंबा लंबा होता है, डंडे से वो गोल गोल घूमा करता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट। सॉफ्ट घूमने वाले अंक को कहते हैं जिसके अनुप्रस्थ काट पे कोई हम लोग गियर या फिर पुली को सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखिए ये कितने टाइप के होते हैं, धुरा या एक्सल, स्पिंडल, काउंटर शाफ्ट, जैक शाफ्ट, लाइन शाफ्ट। ये इतने 5 टाइप्स के होते हैं, ये आपको लर्न करने हैं। इसके बाद में देखिए इसमें क्वालिटी ऑफ मेटल विच यूज्ड इन साफ्ट, कौन सी जो कोई मेटल है उसमें यूज करना है तो उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले उसकी सामर्थ्य अच्छी होनी चाहिए, उसमें मशीनिंग के गुण अच्छे होने चाहिए कि उसमें हम लोग मशीनिंग कर सकें। इसके घिसाव होती है क्योंकि वो जाहिर सी बात है वो उसके ऊपर कोई ना कोई गियर लगेगा वो मूवमेंट करेगा, तो वो घिसाव होती कम होनी चाहिए। हीट ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए और उसकी सरफेस जो है स्मूथ होनी चाहिए जिस कारण से उसमें स्क्रैचेस ना जनरेट हों। ठीक है, इसके बाद में कोई भी सॉफ्ट की डिज़ाइन जो है वो आपकी 2 हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी, और दूसरी क्या है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी के अनुसार 2 हैं, पहली घूर्णन और दूसरी है पार्श्व दृढ़ता। देखिए घूर्णन में थीटा से डिग्री से ज़्यादा ना हो, जो मरोड़ एंगल है वो किससे ज़्यादा ना हो, थीटा डिग्री से ज़्यादा ना हो। ये देखिए इसका फॉर्मूला लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ पार्श्व दृढ़ता के अनुसार। ये देखिए फॉर्मूला लिखा है, इसमें जो XMM की लंबाई है वो 1/1200 इंटू बियरिंग के बीच साफ्ट में से इतनी जितनी निकलती है मेजरमेंट, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आ जाइए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के अनुसार कितने भागों में डिज़ाइन की जाती है सॉफ्ट को, फोर्स, नमन एंड नमन प्लस। जब कोई सी सॉफ्ट में हमारा कौन सा लग रहा है फोर्स, शुद्ध मरोड़ का लग रहा है या फिर नमन का लग रहा है या दोनों फोर्स लग रहे हैं, तो उस पर जनरेट होकर 3 फार्मूले आपके जनरेट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आइए डिज़ाइन ऑफ की। जब कोई भी मशीन में एक पार्ट दूसरे पार्ट को मूव कराता है जाहिर बात है उनके बीच में कोई ना कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो उनको आपस में जोड़े रखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, की बोलते हैं। की के 3 भाग होते हैं,
कौन कौन से शाफ्ट, हब या भुजा कोई भी की किसी भी ऑब्जेक्ट में लगी। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए एक फिगर आउट किया है, इसमें यहाँ पे ये मेरी एक पूरी शाफ्ट है, ये शाफ्ट है जिसमें लगी ये छोटी सी कुंजी है, और ये मेरी क्या है, हब। हब जिसको इसको घुमाना है, ठीक है। ये मैंने देखिए यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी बनाया है कि इधर से देखने पे ये कैसा लगेगा। इसमें देखिए बीच वाला है सॉफ्ट, इसमें ये लगी कुंजी, और सबसे लास्ट में क्या लगा है, हब। ठीक है। ये हमारी ज़्यादातर कुंजियाँ बनाई किस मेटल से जाती हैं, 45C8 से, 45C ये सब कार्बन स्टील की बनी होती हैं, ठीक है। इसके अंदर देखिए कुंजी का वर्क क्या होता है, सॉफ्ट लगे अगर वर्क को घुमाओ, घुमाओ, ऊर्जा देना, मतलब कि घुमाना कुल मिला के। शाफ्ट अगर में सापेक्ष गति, और हाँ, इन दोनों ऑब्जेक्टों के बीच में पर्सनल गति ना हो, बाकी जिस गति में एक मूव कर रहा हो उसी गति में दूसरी मूव करे। ये नहीं कि ये दोनों आपस में भी बीच में इनके गति हो रही हो, ठीक है। इन दोनों चीज़ों इसको रोकता है। इसके बाद में देखिए टाइप्स ऑफ की के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए मैंने आपको इतने में ही सारी की बना के रख दी हैं, तो आप समझ सकते हैं मैंने कितना शॉर्ट किया होगा। सबसे पहले ये सैडल की, सैडल की दो टाइप की होती हैं, फॉलो सैडल की, फ्लैट सैडल की। हॉलो सैडल की क्या होती हैं, जब कोई भी शाफ्ट लगी उसके ऊपर थोड़े से मेटल की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, ताकि कोई दूसरा जब ऑब्जेक्ट उस पर रखा जाए तो वो उसको जाहिर सी बात है घुमा दे, या उसको स्लिप ना होने दे। इसके बाद में देखिए फ्लैट शैडल की और क्या होता है। फ्लैट शैडल की क्या होती है, जैसे मैंने आपको ऊपर देखिए, आपने फिगर में देखा होगा, मैंने ऊपर जो ये शैडल की बनाई थी यहाँ पे, ये मेरी क्या है, हॉलो शैडल की है। यहीं पे ये जो बनी लगी है इसकी, इसी को हॉलो शैडल की कहते हैं। इसके बाद में देखिए हमारी नेक्स्ट क्या है, शंख की क्या होती है। शंख की दो टाइप की होती है, समांतर शंख की और एक होती है टेपर शंख की। इसमें ये होता है कि नीचे जो हमारी शाफ्ट लगी होती है, थोड़ा सा मेटल का एक गुटका, मतलब कुंजी का आधा गुटका उसके अंदर, शाफ्ट के अंदर होता है आधा, हब के अंदर होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं शंख की, ठीक है। इसके बाद आने ग्लब हेड की। ग्लब हेड की क्या होती है, कोई भी की बनी है उसमें देखिए हम लोग आगे से रोकने के लिए एक इसमें अलग से ऐसे करके आकार बना देते हैं, जिस कारण से इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लब हेड की। ये केवल अपने शेप के लिए अलग से जानी जाती है। इसके बाद आइए हमारी फीदर की क्या होती है। फीदर की क्या होती है कि दोनों शाफ्ट और हब के बीच में एक छोटा सा गुटका, देखिए इसमें अब मैंने फिगर में किया है, ये जो डार्क कलर से है यही मेरी क्या है, की। और ऊपर से इसमें कोई एक दूसरा क्या लग जाता है, हब लग जाता है, फिर उसको ये मूवमेंट देने लगता है। और ये आधा जो आधा सॉफ्ट के अंदर है ये इसका है, बाकी आधा जो है वो उसका हब का है, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए वुडरफ की क्या होती है। वुडरफ की भी जस्ट इसी के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन जो इसमें फीदर की में होता है ये सारी फ्लैट होती है, लेकिन इसमें क्या होती है वुडरफ में, ये नीचे सर्पिला, मतलब कि सर्कल के आकार की होती है नीचे, ठीक है। इसके बाद आ जाइए स्प्लाइन की क्या होती है। स्प्लाइन की हाँ बहुत इंपॉर्टेंट की है, क्योंकि इसके बाद में हम लोग इसके बनाने का प्रोसेस भी पढ़ेंगे। स्प्लाइन की क्या होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको क्या बताऊँ, कोई भी चीज़ किसी के अंदर जाके मूवमेंट करती हो, आपने जैसा होगा ओखली, ओखली देखिए, ओखली के अंदर हम लोग जब किसी चीज़ को कूटते हैं तो खरमुसरे को उसके अंदर डाल देते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई वो खरमुसरा ना होता, ओखली के जितना अंदर शेप था सर्कल, उतनी ही शेप का कोई मुगदर या डंडे टाइप का होता तो उसके अंदर फिट करते, फिर मूवमेंट करते, तो जाहिर सी बात है मूवमेंट भी होता। वही है स्प्लाइन की। इसमें देखिए मैंने ये जो डार्क कलर से किया है ये हमारा सॉलिड होता है, और लेकिन ये जो इधर में मैंने छोटा सा बनाया है ये क्या होता है, खोखला होता है। ये इसके अंदर पूरा फिक्स हो जाता है, इसके बाद में ही मूवमेंट शुरू हो जाता है। अब देखिए हम लोगों ने स्प्लाइन की पढ़ लिया। इसके बाद में देखिए जो भी की बनती है इनके फेलियर कहाँ कहाँ होते हैं। इनके फेलियर दो तरह के होते हैं, एक शेयरिंग फेलियर होता है, एक होता है क्रशिंग में। शेयरिंग में देखिए तब होता है जब हमारे देखिए फोर्स ऊपर किसी इसको बोल सकते हैं शाफ्ट, एक को बोलते हैं हब। ये बात याद रखना, अगर शाफ्ट में इधर को फोर्स लग रहा है और हब में मेरा इधर को फोर्स लग रहा है, तो इनके बीच में जो फोर्स उत्पन्न होता है, ये अलग जो फोर्स उत्पन्न होता है उसकी वैल्यू ये होती है एफ एस बराबर एफ अपॉन एल बी। ये आपको फार्मूला वहाँ लिखना होगा, ठीक है। जब क्रशिंग हो रहा होता है, जब कोई दो की हब और शाफ्ट के बीच में जब हमारा क्रशिंग हो रहा हो, देखिए इसमें फोर्स हम लोग इधर को लगा रहे थे, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में लगा, जिस कारण से जो क्रशिंग हो रही थी तो उसमें कितना सारा फोर्स लग रहा था, ये देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, ये आपको वहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए अभी मैंने आपको स्प्लाइन की बताया था कि जो उसके अंदर घुमाती है, अंदर जाके फिर घुमाती। स्प्लाइनें देखिए हमारी कितने टाइप की होती हैं। स्प्लाइनें हमारी तीन टाइप की होती हैं, देखिए
सरल स्प्लाइन, इन्वॉल्यूट स्प्लाइन और सेरेटेड स्प्लाइन। सरल सरल स्पाइलाइन सरल स्प्लाइन क्या होती हैं, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था इसमें फिगर में, देखिए मैंने यहाँ पे स्प्लाइन बताई थी। इसमें अंदर देखिए कोई कट बना लेते हैं ये लोग स्टार टाइप के। आपने इनर गियर पढ़ा होगा, इनर टूथ गियर, गियर में जिसमें अंदर की ओर दांत कटे होते हैं, उसी को बोलते हैं स्प्लाइन। तो ठीक है, इसके बाद में देखिए इन्वॉल्यूट क्या होते हैं। इसमें इन्वॉल्यूट में होता है कि इनके बस शेप शेप के आधार पे हैं ये तीनों। इन्वॉल्यूट में हमारा शेप कुछ इस प्रकार का बनता है, ठीक है। और इसके बाद में मेरा जो है सेरेटेड स्प्लाइन, सेरेटेड स्प्लाइन क्या होती है, इसके जो टीथ होते हैं वो वी शेप के कटे होते हैं, इसलिए इसको सेरेटेड स्प्लाइन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पीडीएफ में रखा है। इसके बाद में देखिए शाफ्ट की सामर्थ्य के पर कीवे का प्रभाव। जब कोई शाफ्ट है वो उसका जो की है, की जहाँ लगी होती है और वो जिस पाथ पे चलती है की, उसी को बोलते हैं की वे। की वे पे जो शाफ्ट का है जो इफेक्ट डालती है वो क्या होती है, उसकी वैल्यू जो ये लिखी है, या ये वैल्यू होती है कि शाफ्ट पे वो जो की लगी होती है वो कितना इफेक्ट डाल रही है। तो ई की वैल्यू क्या होती है, 1 - 0.2 डब्ल्यू अपॉन डी माइनस 1.1 एच अपॉन डी। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको वीडियो तनिक भी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना। ठीक है, मैं आपसे आशा करता हूँ कि पेपर टाइम ये आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना, तो आपको ये है एमडी के शुरुआत के 4 चैप्टर पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और बाकी के 4 चैप्टरों के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, ओके फ्रेंड, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।